सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ना अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक इंटीजर एक वेरिएबल बनाता हूँ x। तो मैं अगर इसको वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दूंगा ना, तो इसको हम कहते हैं इनिशियलाइज्ड वेरिएबल। यानी कि जैसे ही मैंने x को डिक्लेयर किया ना, यानी कि ये मैंने जैसे ही इंट x लिखा है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना। तो मैंने उसी लाइन में उसको एक वैल्यू असाइन कर दिया जो कि 5 है। तो इसको कहते हैं कि एक ही लाइन में वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर भी कर दिया और इसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। तो इस तरह के वेरिएबल को हम कहते हैं इनिशियलाइज्ड वेरिएबल। इनिशियलाइज्ड वेरिएबल जिसको हम जब डिक्लेयर करते हैं तब भी हम उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो इस तरह के वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइज्ड वेरिएबल। लेकिन अब हमारे पास एक और वेरिएबल होता है जिसको हम ना वैल्यू हम असाइन नहीं करते हैं। मैंने इसको डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन मैंने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। तो इस तरह के वेरिएबल को हम कहते हैं अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, जो भी हमारे पास अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल होती है ना, इनके अंदर हमारे पास गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है। यानी कि कोई भी रैंडमली नंबर यहाँ पे स्टोर हुआ हो सकता है जो कि यहाँ मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको रन भी करके देखता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे x को इनिशियलाइज नहीं किया, यानी कि x के अंदर मैंने खुद कोई वैल्यू नहीं रखी, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने कोई वैल्यू प्रिंट होगी जो कि जिसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं, जिसका हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये जो सी वैल्यू प्रिंट हो रही है इसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। तो इसीलिए जब भी ना मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आपने किसी प्रोग्राम के अंदर ना आपने कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो आपने हमेशा इनिशियलाइज्ड वेरिएबल यूज़ करना है। यानी कि अगर आपने उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं ना रखना चाहते, बाद में जाके उसको सेट करना चाहते, तो आप कोशिश किया करें जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करें ना उसमें ज़ीरो वैल्यू रख दें या जो भी यानी कि आप रखना चाहते हैं। अगर यानी कि बाद में आपने उसको जाकर चेंज कर देना है। तो अगर आप यानी कि प्रोग्राम में कहीं पे एक्स को आप यूज़ भी कर रहे होंगे ना तो इसके अंदर ज़ीरो पड़ा हुआ है, तो हो सकता है आपने इसको इनिशियलाइज ना किया हो, कहीं जाके नीचे आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में ना कहीं जवाब आपका जो है गलत आ सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप इनिशियलाइज्ड वेरिएबल को यूज़ किया करें। तो इसके अलावा ये हमारा हो गया अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। ये किस तरह के होते हैं, तो मैंने यही आपको बताया कि आपने इनसे बचना है। आपने वेरिएबल को हमेशा इनिशियलाइज करके यूज़ करना है, किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज करते बाद में नीचे जाके आपने अगर यूज़ करना है तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अब कांस्टेंट वेरिएबल के आपको नाम से ही पता है कि कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं जिसको यानी कि हमने एक दफ़ा अगर वैल्यू असाइन कर दी है ना तो बाद में हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स। अब जैसे कि देखें, अब अगर मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली जैसे आम वेरिएबल होते हैं ना उसी तरह वेरिएबल उसी तरह रहेगा। मैं सिंपली उसके शुरू में ना एक कॉन्स्ट कीवर्ड लिख दूंगा, यानी कि कॉन्स्ट और बाद में इंट x इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट इंटीजर ना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या 0 है। अब आम वेरिएबल में और कांस्टेंट वेरिएबल में ना एक फ़र्क होता है कि ना मैं यहाँ पे एक आम वेरिएबल यानी कि कॉमन वेरिएबल भी y बना लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ना वैल्यू असाइन नहीं करता। ठीक है, मैंने y एक वेरिएबल बनाया है, इंटीजर वेरिएबल है, उसको मैंने वैल्यू नहीं असाइन की, यानी कि ये क्या एक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है। लेकिन नीचे मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल x डिक्लेयर किया है, वो आपको पता चल गया कि किस तरह डिक्लेयर करते हैं। हम सिंपली इंटीजर यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसके शुरू में हम कांस्टेंट का कीवर्ड लिख देते हैं, कांस्ट का, तो इससे वो कांस्टेंट बन जाता है। अब कांस्टेंट वेरिएबल के ना हमने जिस लाइन में डिक्लेयर करना होता है ना उसी लाइन में हमने इसको इनिशियलाइज भी करना होता है। अगर मैं इसको इनिशियलाइज नहीं ना करूँगा तो मुझे कंपाइलर एरर दे देगा। देखिए मैं इसको ना यहाँ से इनिशियलाइज में इसको नहीं करता तो वो देखें वो नीचे मुझे एरर बता रहा है, क्या बता रहा है, कहता है कांस्ट वेरिएबल x रिक्वायर्स एन इनिशियलाइजर। तो इससे मुराद ये है कि जहाँ भी हमने अपना कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है हमने उसको उसी लाइन में ही इनिशियलाइज करना है। ये हमारे पाबंदी है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहीं पे इनिशियलाइज कर दूंगा। फर्स्ट करें मैं इसमें वैल्यू 5 रख देता हूँ, यानी कि जहाँ पे हमने कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर किया हमने उसी लाइन में उसको इनिशियलाइज भी करना है। ये ना कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने की ना रूल्स हैं कुछ जो हमने फॉलो करने हैं। अब ये मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल x डिक्लेयर कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके x की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, यानी कि इसमें 6 इनपुट स्टोर करना चाहूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक पहले उसको वैल्यू 5 असाइन कर दिया, लेकिन बाद में क्या कर रहा हूँ उसको मैं चेंज कर रहा हूँ 6 के ऊपर रख रहा हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा कंपाइलर क्या करेगा, मुझे एरर देगा। वो यही कहेगा कि आप जो से ये एक्स है इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, जो कि आप नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है। तो मैंने इसको रन किया है, देखते हैं अब क्या आउटपुट आती है मेरे सामने। तो वो देखिए एरर मेरे सामने क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल एक्स। यानी कि जो सा कांस्टेंट वेरिएबल होता है ना
वो एक रीड ओनली वेरिएबल होता है, यानी कि हम सिर्फ उसकी वैल्यू को रीड कर सकते हैं, रीड करके हम कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम राइट नहीं कर सकते उसकी वैल्यू। राइट करने से मुराद ये है कि हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते जाके। रीड ओनली वेरिएबल्स होते हैं, रीड ओनली वेरिएबल से मुराद ये है कि मैं इसको कहीं ना कहीं यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि ये देखें, यूज़ करने से मुराद ये है कि मैं यहाँ ना एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा सकता हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ उसकी वैल्यू को। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे अगर प्रिंट कराऊंगा तो मेरे सामने कुछ भी एरर नहीं आएगा, यानी कि अगर वो देखिए मेरे सामने प्रिंट बिल्कुल सही हो गया है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं एक तीसरे किस्म के वेरिएबल की तरफ, जिसकी हमने प्रैक्टिस इतनी नहीं की, वो उसको हम कहते हैं करेक्टर वेरिएबल, जिसमें हम सिर्फ एक करेक्टर इनपुट, एक करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। एक करेक्टर से ये मुराद है कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर जितने भी ये सारी कीज़ हैं ना, ये सब एक करेक्टर है। तो अगर हमने सिर्फ एक करेक्टर को स्टोर करना है तो उसके लिए हम एक करेक्टर का वेरिएबल यूज़ करते हैं, करेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, कैर का कीवर्ड होता है हमारे पास कैर, और आगे उसका जारी बात है वेरिएबल का नेम है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक करेक्टर ना टाइप का एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम क्या सी है। अब इसके अंदर मैंने कुछ भी इसको इनिशियलाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा, हमने कोई भी जो सा करेक्टर होता है उसको हम हमेशा सिंगल कोट्स में लिखते हैं, यानी कि सिंगल कोट्स ये वाली। अब इसके दौरान मैंने इसके दरमियान मैंने वो करेक्टर लिख देना जो मैंने स्टोर करना है। तो फर्ज करें मैंने सी के अंदर ना एक करेक्टर स्टोर करना चाह रहा हूँ, वो क्या है, परसेंटेज का। ठीक है, अब देखिए जो सा परसेंटेज का करेक्टर है ना, ये जाके मेरा जो सा सी का वेरिएबल है इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। और मैं इसको अगर सी आउट करवाऊंगा ना तो आपके सामने, तो आप देखिएगा कि आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर परसेंटेज का साइन ही प्रिंट होगा। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर परसेंटेज का साइन ही प्रिंट हो रहा है। अब है ना, मैं इसको कहीं और भी यूज़ करके करके देख लेते हैं। फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन यूज़ करता हूँ, इफ़ अगर जो सा सी है, वो देखिए आप सी मेरे पास क्या एक करेक्टर है, तो मैंने इसको कंपेयर करना है, करेक्टर को मैं करेक्टर के साथ ही कंपेयर कर सकता हूँ। तो आपको पता है कि मैंने सी को अगर कंपेयर करना है तो मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करूँगा, जो कि दो मरतबा हम इक्वल टू का साइन लिख देते हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ सी इक्वल टू परसेंटेज। आप देखिए अगर मैंने अकेला परसेंटेज लिखे ना तो यहाँ पे मेरे पास एरर आएगा, क्यों, क्योंकि सी के अंदर एक करेक्टर स्टोर हुआ है। लेकिन अगर मैं अकेला परसेंटेज लिखूंगा ना, ये अकेला परसेंटेज एक करेक्टर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सी क्या, एक सी एक करेक्टर है, करेक्टर को कंपेयर कर रहा हूँ एक नॉन करेक्टर के साथ, तो ये इस तरह एरर आएगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने करेक्टर को करेक्टर के साथ ही कंपेयर करना है। तो आपको पता है करेक्टर जो होता है वो हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर आता है। तो मैं इसके शुरू में भी एक कोटेशन और इसके लास्ट में भी एक कोटेशन लिख दूंगा। तो इस तरह क्या होगा कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ सी को इसके साथ, आप परसेंटेज के साथ, कि अगर मेरे सी जो सा वेरिएबल है उसके अंदर परसेंटेज का स्टोर है वैल्यू, तो तुम ना इस सिंपली क्या करो, प्रिंट कर दो सी आउट इट इज परसेंटेज साइन। चलिए हम इस तरह कर देते हैं, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ कि मेरे सामने क्या प्रिंट होता है। तो वो आप देख सकते हैं, ये ना असल में इसको मैं पहले हटा देता हूँ, नीचे भी परसेंटेज प्रिंट हो रहा है ना असल में। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने वही लाइन प्रिंट हो गई है, येस इट इज़ परसेंटेज साइन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो इफ़ की कंडीशन है वो मेरी ट्रू हुई है, तो फिर मेरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने सी को कंपेयर किया है परसेंटेज के साथ। तो इस तरह हम करेक्टर को ना यूज़ कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम किया था कि हम ना फंक्शंस को कॉल कर रहे थे बाय रेफरेंस, तो ना हम उसी की आज ना एक प्रोग्राम करने लगे हैं, उसी की प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो देखिए हमने ना असल में करना कि हमने ना एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसको हम दो इंटीजर पास करेंगे, और वो फंक्शन क्या करेगा, उन दो इंटीजर्स की वैल्यू को स्वैप कर देगा। दोबारा सुनिए, हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसको हम दो इंटीजर एज आर्गुमेंट भेजेंगे, और वो क्या करेगा, उन दोनों की वैल्यूज़ को ए ना स्वैप कर देगा। स्वैप करने के बाद हमने मेन में दोबारा से उन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा करके ना हमने कंफर्म करना है कि वाकई इस फंक्शन ने उनकी वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया कि नहीं किया। तो हमने ये प्रोग्राम बनाना है। तो चले मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने ना दो इंटीजर्स लेने हैं यूजर से इनपुट, मैं ए कोमा बी, ये मैंने दो ना वेरिएबल्स इंटीजर बना लिए हैं। ठीक है, अब मैं यूजर से इनके अंदर इनपुट ले लूँगा, सी आउट एंटर ए, और इसके अंदर मैं वैल्यू यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। ए के अंदर मैं यूजर से इनपुट मैंने ले लिया है, और इसी तरह अब मैं बी के अंदर भी इनपुट ले लेता हूँ यूजर से, एंटर बी।
मैंने बी के अंदर भी इनपुट ले लिया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं ना एक फंक्शन बनाने लगा हूँ। फंक्शन का नेम मैं रख देता हूँ कुछ भी, यानी कि वॉइड, सॉरी वॉइड तो नहीं, फंक्शन का नेम मैं रख देता हूँ स्वैप। ठीक है, अब स्वैप का मैंने फंक्शन बनाना है, इसको मैंने क्या करना है, मैंने ए कोमा बी, इसको मैंने ये दोनों वेरिएबल ना पास कर देने हैं। और ये स्वैप का फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों को, इनकी दोनों की जो सी वैल्यूज होंगी ना, उन दोनों को आपस में स्वैप कर देगा। यानी कि फर्ज करें अगर ए के अंदर यूज़र इनपुट देता है ना 10 और बी के अंदर इनपुट देता है 20, तो जब ये फंक्शन मैं कॉल करूँगा ना, इसके बाद जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। यानी कि हमने क्या किया, मैंने दोनों की वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, तो ये मेरे ख्याल से मैंने ना पहले भी करवाया था ये प्रोग्राम, तो मैं सिंपल ना, मैंने आपको रेफरेंस के बारे में बताना था, इसीलिए मैं आज दोबारा करवा रहा हूँ, ताकि आपको रेफरेंस जो से वेरिएबल्स है ना उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पता चल सके कि हम किस तरह फंक्शन को रेफरेंस के ज़रिए ना कॉल करते हैं, इसका फ़ायदा हमें क्या होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल सबसे पहले बनाया है। तो मैं क्या करूँगा, टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर ना मैं ए की वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ, यानी कि जो यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे आएगी ना, उसको मैं क्या करूँगा, मैं टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा, टेम्प के अंदर। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ए के अंदर बी की वैल्यू को स्टोर कर दिया है और बी के अंदर मैंने ए की वैल्यू को स्टोर करना था। तो ए की वैल्यू अब हमें पता है मैंने टेम्प के अंदर स्टोर की हुई है, तो यानी कि मैं क्या लिख दूंगा, बी इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ तक जो सी मैंने लिखा है ना कोड, ये बिल्कुल मैंने ठीक लिखा है। यानी कि जो मुझे मेरे पास ए और बी की वैल्यूज़ आएंगी ना, वो आपस में स्वैप हो जाएंगी। वो कैसे होंगी मैं आपको बता भी देता हूँ। फर्स्ट करें मेरे पास ना, मैं ये प्रोग्राम समझाने लगा हूँ। फर्स्ट करें मेरे पास ए की वैल्यू है वो 4 आती है और बी की वैल्यू मेरे पास आती है 6। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा मध्यम है कमेंट। ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू क्या है, 6 है। तो मैंने इस लाइन में क्या किया है, ये वाली लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया टेम्प, उसके अंदर मैंने ए की वैल्यू को स्टोर कर लिया। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्प के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 4, जो कि ए की वैल्यू है। अब उसके बाद मैंने इस लाइन में क्या किया, मैंने इस लाइन में मैं ये कर रहा हूँ कि ए की वैल्यू के अंदर मैं अब बी की वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। यानी कि ए के अंदर अब क्या स्टोर हो रहा है, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 6। तो 6 से जाके किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर। यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। और इसी तरह जो से ये 9 वाली लाइन है, इसमें इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं बी के अंदर अब मैंने किसकी वैल्यू स्टोर करनी थी, ए की वैल्यू। तो अब आपको पता है इस लाइन के बाद ए की वैल्यू में अब 6 स्टोर हो गया है। अब इसीलिए मैं यहाँ बी इक्वल टू ए नहीं लिख सकता, क्योंकि ए के अंदर अब 6 स्टोर हो गया, जबकि मैंने बी के अंदर ए की वैल्यू को स्टोर करना था। तो इसीलिए मैंने पहले ही ए की वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया था, ताकि मेरे पास ए की वैल्यू महफूज रहे, ताकि मैं इसको बाद में बी में स्टोर कर सकूँ। तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, बी इक्वल टू टेम्प। तो टेम्प के अंदर क्या स्टोर हुआ है, ए। तो ए की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 4 थी। तो यहाँ पे आके बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो ये देखिए, इतना जो उसमें मैंने कोड लिखा है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी और बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यही हम चाहते थे कि इनकी वैल्यू आपस में स्वैप हो जाए, तो ये स्वैप हो जाएगी। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं ए और बी की वैल्यू को पहले ना प्रिंट करवाता हूँ स्वैप करने से पहले। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग। यानी कि स्वैप करने से पहले जो मेरे पास ए की वैल्यू थी और बी की वैल्यू थी, मैं वो यहाँ पे प्रिंट करने लगा हूँ। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए इज इक्वल टू ए, जबकि बी और बी, और एंड पे मैं एंडल लगा देता हूँ। तो ये आपको पता चल गया कि मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पे ना स्वैप का फंक्शन कॉल करने से पहले ना मैंने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया, यानी कि ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी है। और अब इसी तरह मैं इन्हीं दो लाइन्स को कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ स्वैप के फंक्शन के बाद। तो मैं अब यहाँ लिख दूँगा आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं स्वैप करने से पहले भी ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ और स्वैप करने के बाद भी ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ताकि हमें कंफर्म हो सके अब वाकई हमारी ए और बी की वैल्यूज हो चुकी हैं, स्वैप के नहीं हुई। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, चलिए अब ना हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या वाकई हमारा जो सा प्रोग्राम मैंने अब तक लिखा है वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ कि हमारा प्रोग्राम सही रन कर भी रहा है काम के नहीं कर रहा। तो यहाँ पे
में छोटा सा ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने देखी लॉजिक बिल्कुल ठीक लिखी है, मैंने प्रोग्राम बिल्कुल ठीक बनाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना एक एरर आएगा छोटा सा। तो वो आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे ना क्या एरर आ रहा है। मैं इस रन करके देखा है, देखिए मैं अब ए की वैल्यू मैं आपके सामने 10 इनपुट दे रहा हूँ, बी की वैल्यू मैं आपको 20 इनपुट दे देता हूँ। तो देखें बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू भी 20 है, और आफ्टर स्वैपिंग भी वैल्यूज़ वही की वही हैं इनकी, यानी कि ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू भी 20 ही है। तो देखिए हालांकि मैंने क्या किया, मैंने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद मैंने स्वैप के फंक्शन को कॉल किया, मैंने ए और बी की वैल्यूज़ को पास कर दी हैं, और आपको पता है ये मेरा फंक्शन बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, मैंने बाद में स्वैप के फंक्शन को कॉल करने के बाद मैंने दोबारा ए और बी की वैल्यू को प्रिंट किया है, जो कि मेरे मुताबिक स्वैप हो जानी चाहिए थी आपस में, लेकिन वो स्वैप नहीं हुई हैं। तो देखिए वही वैल्यूज दोबारा प्रिंट हो रही हैं। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। इस फंक्शन का काम बस इतना है कि जो वेरिएबल इसके पास दो आ रहे हैं, इसने उनकी वैल्यूज़ को स्वैप करना है। तो लॉजिक मैंने आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे टेस्ट भी की है, तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर भी हमारे पास जो सी हमारी आउटपुट है वो सही नहीं आ रही है। तो मैं इसकी वजह आपसे पूछ रहा था कि ये क्यों नहीं सही आ रही। चलिए हम इस तरह करते हैं कि मैं ना आपको थोड़ा सा और ज़्यादा हिंट दे देता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ कि मैंने ये जो सी दो लाइनें लिखी हैं ना, इनको मैं कॉपी करके मैं ना इनको कॉपी करके यहाँ पे ले जाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इनको प्रिंट कराता हूँ आफ्टर स्वैपिंग इन फंक्शन, ठीक है। यानी कि आप मुझे पता चल जाएगा कि ये लाइनें दो फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रही है, ये उसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ दोबारा से। चलिए अब देखिए मैं ए की वैल्यू को यहाँ पे ना 5 इनपुट देता हूँ ए की जगह, और बी की जगह मैं यहाँ पे 6 इनपुट देता हूँ। तो आप देखिएगा ज़रा, मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आपने आउटपुट देखनी है क्या हमारे पास प्रिंट होके आ रही है। तो वो देखिए सबसे पहले यानी कि मैंने ना स्वैप का फंक्शन कॉल करने से पहले मैंने ए और बी की वैल्यू प्रिंट की है यहाँ पे, यानी कि वो बिफोर स्वैपिंग देखिए ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है। तो अब जैसे ही कॉल गई है ना स्वैप के फंक्शन को, स्वैप के फंक्शन ने क्या किया, उसने ए और बी की वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया है। स्वैप करने के बाद उसने यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ को प्रिंट भी किया। तो हम देखते हैं क्या हमारे पास प्रिंट हुई है, यानी कि आफ्टर स्वैपिंग इन फंक्शन। तो यानी कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू स्वैप हुई है वो वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो सा ये स्वैप का फंक्शन है उसने बिल्कुल सही स्वैपिंग कर दिया वेरिएबल्स की। लेकिन जब कॉल वापस आ रही है ना मेन के अंदर, तो मैं वहाँ पे जब ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास ए और बी की वैल्यू स्वैप नहीं हुई है। तो ये हमारा एरर आ रहा है कि जब मैंने यानी कि स्वैप का फंक्शन कॉल किया वहाँ तो उसने बिल्कुल सही स्वैपिंग कर दिया, लेकिन जब स्वैप करने के बाद मेरा कॉल वापस आ रही है ना मेन के अंदर, तो वहाँ पे जब मैं ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ वहाँ पे मेरा जो सा आंसर है वो स्वैप नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमने ना यहाँ पे रेफरेंस पास नहीं किए, हमने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सिंपल वेरिएबल्स पास किए हैं। तो ये मैंने क्या किया, मैंने कॉल बाय वैल्यू की है फंक्शन को। तो आपको पता है जब भी मैं फंक्शन को बाय वैल्यू कॉल करता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक वेरिएबल्स की कॉपी बनती है, वो कॉपी जाती है दूसरे फंक्शन के पास। तो यहाँ देखिएगा मैंने जैसे ही स्वैप के फंक्शन को कॉल किया ना, तो मैंने इसको दो वेरिएबल पास किए हैं ए और बी। तो ए और बी की क्या होगा, दो कॉपीज बनेगी, यानी कि दोनों वेरिएबल्स की एक एक कॉपी बनेगी, वो कॉपी बन के जाएगी स्वैप के फंक्शन के पास। अब जो स्वैप का फंक्शन है ना वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, यानी कि वो स्वैप कर रहा है वैल्यूज़ को, लेकिन वो किन की वैल्यूज़ को स्वैप कर रहा है, जो उसके पास कॉपीज़ आ रही हैं, यानी कि ए और बी की जो कॉपीज़ बन के आ रही है ना इस स्वैप के फंक्शन के पास, ये उनको स्वैप कर रहा है। ये जो एक्चुअल वेरिएबल है ना हमारे पास मेन के अंदर, ये ए और बी, ये इनकी वैल्यूज़ को स्वैप नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास ना एरर आ रहा था कि हमने क्या करना था, हमने ये वेरिएबल्स बाय रेफरेंस पास करने थे स्वैप के फंक्शन को। तो आपको पता जब हम बाय रेफरेंस वेरिएबल पास करेंगे तो वो यही एक्चुअल जो वेरिएबल मेरे पास मेन के अंदर है, यही वेरिएबल असल में पास हो जाएंगे स्वैप के फंक्शन को। और जब स्वैप का फंक्शन की वैल्यूज़ को स्वैप करेगा तो वो एक्चुअली ए और बी जो मेरे पास मेन में है वो इन्हीं की वैल्यू को स्वैप कर रहा होगा। और जब मैं मेन में आके ये लाइन प्रिंट करवाऊंगा ना तो मेरे पास बिल्कुल सही फिर आउटपुट आएगी। तो मैंने क्या करना है, मैंने अगर इन वेरिएबल्स को आप बाय रेफरेंस पास करना है तो आप मुझे बताइएगा मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मैंने इन्हीं वेरिएबल्स को बाय रेफरेंस पास करना है जी। तो जो हमारे पास यहाँ पे आर्गूमेंट है ना, आर्गूमेंट में मैं ए और बी भेज रहा हूँ, मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने ए से पहले भी n% का साइन लिख देना है और बी से पहले भी मैंने n% का साइन लिख देना है। तो सिर्फ यही हमने करना था, चेंजिंग बकाया सारा फंक्शन कॉलिंग उसी तरह रहेगी।
तो अब सिंपली यहाँ पे क्या होगा, मैं ए और बी को बाय रेफरेंस पास कर रहा हूँ। जब स्वैप का फंक्शन उन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज करेगा तो वो एक्चुअली वही वैल्यूज़ इंटरचेंज हो रही हैं जो मेरे पास मेन में पड़ी हुई हैं, तो वही उनकी वैल्यूज़ ही आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो मैं अगर इसको अब दोबारा रन करूँ तो अब मेरे पास बिल्कुल सही जो आउटपुट हमारी आनी चाहिए, जो कि हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को 10 और बी की वैल्यू को 20 इनपुट देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 10 है और बी की 20 है, जबकि आफ्टर स्वैपिंग ए की 20 और बी की 10 है। तो यही हम चाह रहे थे। अब हम चलते हैं, अब ना हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमने ना प्रोग्राम ये बनाना है, हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। तो कैलकुलेटर हमने ये नहीं बनाना कि हम 4 फंक्शन अलग अलग बना देंगे और 4 को कॉल कर देंगे, नहीं, हमने इस तरह नहीं करना है। हमने क्या करना है, हमने ना यूज़र से इनपुट लेनी है, यानी कि पहले हम 2 वेरिएबल इनपुट लेंगे यूज़र से, और फिर हम यूज़र से ऑपरेटर भी इनपुट लेंगे, यानी कि जो हमें यूज़र कहेगा ना, लो जी मुझे प्लस, मैंने दोनों को प्लस करना है, तो फिर यूज़र हमें प्लस इनपुट दे देगा। अगर उसने माइनस करना है हमें माइनस इनपुट दे देगा, यानी कि जो ऑपरेटर हमें यूज़र इनपुट देगा हमने उसके मुताबिक वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमने ना सिर्फ जो सिंपल हमने कैलकुलेटर बनाना है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकेगा। तो यानी कि हमने 4 चीज़ों को परफॉर्म करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, हर फंक्शन के लिए ना, हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग फंक्शन बना लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ना एडिशन के लिए एक ऐड का फंक्शन बना लेता हूँ। ये क्या करेगा, 2 वेरिएबल्स को ऐड करेगा और ना उनके ना जो सा आंसर आएगा उसको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ना ऐड के फंक्शन को 2 वेरिएबल यानी कि ए और बी पास कर दिए हैं, और ये क्या करेगा, सिंपली सी आउट कर देगा इन दोनों को प्लस करके, यानी कि ए प्लस बी, और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा ए प्लस बी। ये लें, ठीक है, यानी कि ये आपको पता है ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोटेशंस में लिखते हैं, ये इसी तरह प्रिंट हो जाएगी। और इसके बाद जो मैंने ए प्लस बी लिखा है इसका इसको ये एवेल्यूएट करेगा, एवेल्यूएट करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, मैंने एडिशन ऐड के लिए फंक्शन लिख दिया है। अब इसी तरह हमने क्या करना है, मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन लिखना है। तो आपको अब फंक्शन लिखना तो मेरे ख्याल से आ ही गया होगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे, और ये मैं इसका नाम रख देता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए, सब इसका नाम रख देता हूँ। और इसी तरह इसको भी 2 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं और भी, तो ये क्या करेगा, दोनों को माइनस करके उसका जो आंसर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं मल्टीप्लिकेशन का मैंने एक फंक्शन बना दिया है, और इसको भी 2 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। ये क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और जो मेरे पास आंसर आएगा उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। और एट द एंड हमारे पास एक फंक्शन रहेगा डिवीजन का, तो उसको भी 2 ही आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। ये क्या करेगा, उन दोनों को डिवाइड करेगा और जो आंसर आएगा उन दो इसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा ये ना मुझे थोड़ा सा एरर दे रहा है, वो हम देख लेते हैं। वो कह रहा है कैन नॉट ओवरलोड फंक्शन डिस्टिंग्विश्ड बाय रिटर्न टाइप अलोन। अच्छा अब ना वो यहाँ पे कह रहा है, ये जो मैंने इस फंक्शन का नाम रखा ना डिव, ये मुझे कह रहा है कि ये जो सा डिव का फंक्शन है ना, ये असल में पहले भी ना जो सी हमारे पास ऊपर ये लाइब्रेरी ऐड हुई है ना, आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी, इसमें हमारे पास ना पहले ही एक फंक्शन है डिव का, यानी कि जो पहले ही हमारे पास पड़ा हुआ है। तो वो कह रहा है कि आप ये जो सा डिव नाम का फंक्शन एक और नहीं बना सकते, यानी कि फंक्शन जब हम सेम नाम के 2 फंक्शन बना लेते हैं ना, उसको हम कहते हैं कि मैं फंक्शन को ओवरलोड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम ये फंक्शन ओवरलोडिंग भी देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके। तो मैं ना ये क्या कर रहा हूँ, पहले भी मेरे पास आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी में ये इस नाम का एक फंक्शन पड़ा हुआ है, तो मैं इसलिए इस नाम का एक और फंक्शन मैं यहाँ पे नहीं बना सकता। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ। तो मैंने इसका नाम डिवीजन रख दिया है ताकि ना वो एरर मेरा खत्म हो जाए। तो वो देख सकते हैं मेरा एरर यहाँ पे ना खत्म हो चुका है। तो ये डिवीजन का फंक्शन क्या करेगा, इसको भी 2 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, ये इन दोनों को डिवाइड करके इसका आंसर यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब इसी तरह मैंने मेन के अंदर क्या किया, मैंने 2 वेरिएबल्स के अंदर यूजर से इनपुट लिया है। इनपुट लेने के बाद मैंने ना अब जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, तो आपको पता है ऑपरेशन मैंने प्लस का परफॉर्म करना है, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो मैं यूजर से क्या करूँगा, ये चारों यानी कि ऑपरेटर जो से ये इनपुट लूँगा, यानी कि प्लस का ऑपरेटर, माइनस का ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन का, ये डिवीजन का ऑपरेटर। तो आपको पता है अगर मैंने सिर्फ एक ऑपरेटर इनपुट लेना है तो उसके लिए मैं कौन सा डाटा टाइप यूज़ करूँगा, कैरेक्टर की, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो सी कैरेक्टर की डाटा टाइप होती है उसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर इनपुट ले सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर टाइप का ना वेरिएबल बनाना पड़ेगा, char, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ ऑपरेटर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से इनपुट लूँगा सी इन, पहले ना मैं आउट ना सी आउट करवा देता हूँ ताकि ना यूज़र को पता चल सके मैंने इनपुट देनी क्या। मैं इसको कहता हूँ एंटर ऑपरेटर।
जो तुमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेटर भी मुझे इनपुट दे दो। मैंने यूजर से कह दिया, मैं क्या करूँगा ऑपरेटर के अंदर मैं इनपुट ले लूँगा। अच्छा जी, अब एक और मुझे ना यहाँ पे एरर आ रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने शुरू वाले लेक्चर्स में ना इसको भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं मुझे ये एरर क्या दे रहा है। तो कैसे, अच्छा ये ना एक्चुअली मुझे ना एरर यहाँ पे ये दे रहा है कि मैंने आपको ना शुरू में बताया था कि हमारे पास ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व होते हैं, इनका मतलब यानी कि रिजर्व होते हैं, इनको मैं अपने ना प्रोग्राम के अंदर यूज़ नहीं कर सकता। अगर यानी कि मैंने खुद कोई वेरिएबल बनाना है ना, मैं वो नेम यूज़ नहीं कर सकता। यानी कि जैसे ये इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, न्यू है, डिलीट है, इस तरह के जितने भी क्लास हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे कीवर्ड्स के हैं, ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं। अगर मैंने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है ना, तो मैं इस नाम का वेरिएबल नहीं रख सकता। तो इसी तरह जो सा ये ऑपरेटर है ना, ये ऑपरेटर भी एक कीवर्ड है, इसका भी ये भी रिजर्व कीवर्ड है सी प्लस प्लस के अंदर, इसीलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। इस नाम का कोई वेरिएबल मैं नहीं बना सकता। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी ना इसका नेम चेंज कर देता हूँ। तो ये लिए मैं इसका नाम सिर्फ ओप रख देता हूँ, यानी कि ऑपरेटर से। ठीक है, तो वो देख सकते हैं आप मेरे पास यहाँ पे एरर भी खत्म हो गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑपरेटर के अंदर भी यूज़र से इनपुट ले ली है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ से ये देखना है कि मैंने किस फंक्शन को कॉल करनी है। यानी कि देखिए मैंने फंक्शन के ऊपर 4 के 4 बना लिए हैं, एडिशन का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी, जो भी डिवीजन का भी बना लिया है। लेकिन अब यूज़र ने मुझे सिर्फ एक ऑपरेटर इनपुट देना, या जमा का देगा, या मनफी का, या ज़रब का, या तकसीम का। तो मैंने अब देखना है कि मैंने अब जो मुझे यूज़र इनपुट देगा ना ऑपरेटर, उसके मुताबिक मैंने उस फंक्शन को, सिर्फ उसी फंक्शन को कॉल करना है जिसका वो ऑपरेटर मुझे इनपुट देगा। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इफ एल्स यूज़ करना पड़ेगा। तो इफ एल्स आपको हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। पहले सबसे पहले हम इफ लिखते हैं, उसके बाद मैंने क्या देखना है, मैंने ऑपरेटर को करना है ना कंपेयर। तो ऑपरेटर इक्वल टू, तो अब मैंने ये ऑपरेटर एक करेक्टर है, तो मैं इसको एक करेक्टर से ही कंपेयर कर सकता हूँ, यानी कि अगर जो सा ऑपरेटर है वो प्लस की इक्वल होगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने ऐड के फंक्शन को कॉल कर देना है, और उसको मैंने ए और कोमा बी दोनों वेरिएबल मैंने पास कर देना है। ये ए और बी यही है जो मैंने ऊपर यूज़र से इनपुट लिए हैं। ठीक है, यानी कि अगर यूज़र ऑपरेटर के अंदर क्या इनपुट देता है, प्लस, इसका मतलब क्या कि मैंने ए और बी को दोनों को ऐड करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ऐड का फंक्शन कॉल कर दिया है। अब इसके अलावा एल्स इफ अगर वो ऑपरेटर के अंदर मुझे क्या इनपुट देता है, माइनस की, तो मैं यानी कि एल्स इफ ऑपरेटर इक्वल टू माइनस, तो फिर मैंने किस फंक्शन को कॉल कर देना है, सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को, और उसको भी मैंने ए कोमा बी पास कर देना है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एल्स इफ की कंडीशन आ जाती है दोबारा से। एल्स इफ अगर वो ऑपरेटर के अंदर क्या मुझे इनपुट दे दे, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, यानी कि ये स्टैटिक का ऑपरेटर मुझे दे दे, तो मैंने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन को कॉल कर देना है, और उसको मैंने ए और बी दोनों पास कर देने हैं। इसी तरह डिवीजन की बात आ जाती है। एल्स इफ ऑपरेटर इक्वल टू डिवीजन, तो मैंने क्या करना है, मैंने डिवीजन का जो सा मेरे पास फंक्शन है ना, मैंने उसको कॉल कर देना है। ये मेरे पास डिवीजन का फंक्शन आ गया, मैंने इसको ए कोमा बी पास कर देना है। ठीक है, तो आप देखें ये 4 ऑपरेटर तो मैंने ना इनपुट यानी कि कंडीशन लगा ली, यानी कि प्लस का ऑपरेटर आए तो मैं एडिशन के फंक्शन को कॉल कर दूंगा। इसी तरह सारे, अगर इसके अलावा यूज़र यानी कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर इतने सारे करैक्टर है, अगर यूज़र गलती से कोई और करैक्टर भी इनपुट दे देता है, तो मुझे ना इसके अगर कुछ गलत ऑपरेटर इनपुट दे देता है ना, तो मुझे यूज़र को बताना चाहिए भाई तुमने गलत मुझे ऑपरेटर इनपुट दिया, यानी कि उसको एरर दिखाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उसके अलावा मैं एल्स का केस लिख दूंगा, एल्स सी आउट रोंग, आप कह सकते हैं कि चलें रोंग ऑपरेटर, सॉरी रोंग नहीं, हम इनवैलिड लिखते हैं, ये बेहतर लफ्ज़ है, इनवैलिड ऑपरेटर, कि तुमने ना मुझे इनवैलिड ऑपरेटर इनपुट दिया, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम ना इसको टेस्ट करके देखते हैं कि वाकई ये मेरे ख्याल से ये आपको यहाँ ये समझ आ गया होगा कि ये मैंने ना कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह लिखी, हमने पढ़ा भी था इसको, इसकी ना काफ़ी हमने प्रैक्टिस भी की थी कि ये इफ एल्स की स्टेटमेंट है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो क्या करेगा, नीचे वाली कंडीशन पे आ जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा अगर ये कंडीशन भी चेक नहीं होती, ट्रू नहीं होती, फिर वो नीचे वाली कंडीशन पे आ जाएगा, इस कंडीशन पे। अगर ये भी नहीं होती, यानी कि अगर इन सब में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं ना होती, तो फिर वो जाके एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो फिर वो क्या करेगा, वो एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है।
तो मैं अब इसको रन करके देखता हूँ। तो देखिए वो मुझसे सबसे पहले इनपुट मांग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 10 और ए बी की वैल्यू मैं 20 इनपुट देता हूँ। जो ऑपरेटर है ना, मैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है ना इनपुट देता हूँ। तो देखिए मेरे पास ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 200 प्रिंट होके आ चुका है, बिल्कुल सही आ चुका है। लेकिन अब मेरे पास ना यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा मसला ये आएगा कि अगर मैं इस तरह करूँ कि मैं ना 10 और बी की वैल्यू मैं 20 इनपुट दे देता हूँ, लेकिन अब मैं इनको दोनों को डिवाइड करता हूँ, डिवाइड। तो देखिए मेरे सामने आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये मेरा आंसर 0 क्यों आ रहा है और इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है मेरे पास। मेरे ख्याल से ना सब ने ना अपने मुताबिक आंसर दिया है, लेकिन सबका मतलब मेरे ख्याल से सेम ही था, सिर्फ ना लिखने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट था। तो मेरे ख्याल से सबके कहने का मतलब ये है कि ना जब मैं यहाँ पे डिवीजन के ऑपरेटर डिवीजन के फंक्शन को कॉल करता हूँ ना, तो चूँकि दोनों इसको इंटीजर आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जब दो इंटीजर्स को ना ये इवेल्यूएट करेगा ना, तो मेरे पास जो सा आंसर आपको पता दोनों की डाटा टाइप सेम है। तो जब डाटा टाइप मेरे पास सेम होती है, तो जो सा हमारे पास आंसर आता है वो भी उसी डाटा टाइप का होता है। तो ए और बी चूँकि दोनों मेरे पास इंटीजर है, तो जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो मेरे पास आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर में आएगा, तो फ्लोट में आंसर नहीं आएगा। तो अब अगर मैंने इसका सोल्यूशन मेरे पास ये है कि या तो मैं इसको जो से मेरे पास इंटीजर मैं इसको 2 पास कर रहा हूँ, ये मैं इंटीजर इसको ना पास करूँ, मैं इसको फ्लोट वाले नंबर पास कर दूँ। एक हल तो मेरे पास ये है, ठीक है। तो एक हल तो मेरे पास ये है, लेकिन इससे भी आसान हल ये है कि हमने बिल्कुल शुरू में टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा था। तो आपको पता है कि मैं क्या करूँगा, टाइप कास्टिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप को चेंज करने के लिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं ए या बी की डाटा टाइप को, किसी भी एक की डाटा टाइप को चेंज कर दूंगा, उसको मैं फ्लोट में कर दूंगा कन्वर्ट। तो आपको पता है जब दो डिफरेंट डाटा टाइप्स की ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो जो हाई डाटा टाइप होती है उसमें मेरा आंसर आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना ए की डाटा टाइप को चेंज कर दूंगा। तो आपको पता है कि हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किस तरह करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ए के शुरू में पहले पैरेंथेसिस लिखी है, पैरेंथेसिस के अंदर मैं फ्लोट लिख दूंगा क्योंकि मैंने ए को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, पहले ए जो है वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो बी के ऊपर डिवाइड होगा। तो इस तरह यानी कि ए अब क्या है, मेरा फ्लोट क्या वेरिएबल है, और बी क्या मेरा इंटीजर का है। तो जब ये फ्लोट और इंटीजर डिवाइड होंगे तो मेरे पास जो सा आंसर आएगा वो हमेशा फ्लोट के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि फ्लोट मेरे पास हाई डाटा टाइप होती है। तो मैं अगर इसको दोबारा हल करूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो सा आंसर मेरा फ्लोट में आएगा, फ्लोट से मिला के वो पॉइंट्स में आंसर देगा। तो अगर मैं ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू मैं 20 इनपुट देता हूँ और जो सा ऑपरेटर है मैं उसको डिवीजन का ऑपरेटर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है।